स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। मैं कृपाल लोधी। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण आयोग और महत्वपूर्ण समितियां। दोस्तों, आप किसी भी स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के एग्जाम को यदि देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, और यदि उसमें जीके या अर्थशास्त्र संबंधित विषय पूछा जाना है, तो यहाँ समितियों या आयोगों से निश्चित रूप से एक प्रश्न आपको आता ही है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, लाइक कर दें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की महत्वपूर्ण आयोग और महत्वपूर्ण समितियां। इसमें हमने कुछ जो नए आयोग हैं वर्तमान में जिनका गठन किया गया है, अब कौन से आयोग का गठन कैसे होता है, कौन आयोगों की अध्यक्षों की नियुक्ति करता है या सदस्यों की नियुक्ति करता है, ये आज की चर्चा का विषय नहीं है। यहाँ से प्रश्न कैसा आता है कि कौन सी समिति या कौन सा आयोग है, ये किस सुधार से संबंधित है। यहाँ दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा आयोग किस क्षेत्र से संबंध रखता है, किस क्षेत्र में सुधार करने के लिए उस आयोग का गठन किया गया था, उसने अपनी सिफारिशें सौंपी किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं ऐसे आयोगों के बारे में। हमने आपको बताया है जो बैंकिंग सुधार संबंधी है। मतलब यदि यहाँ हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं और ये सभी के सभी आयोग बैंकिंग सुधार से संबंधित होंगे। मतलब यदि आपको इनमें से कोई भी प्रश्न आता है तो आपको यही कहना है कि ये आयोग बैंकिंग सुधार से संबंधित हैं। मतलब इन आयोगों का गठन बैंकों की कार्यप्रणाली, बैंकों की पद्धति को सुधार करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो कौन कौन से आयोग ऐसे हैं आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। दामोदर वर्मा खंडेराव के जो है नरसिंहपुर के बैंक में गाते हैं। दामोदर वर्मा खंडेराव के नरसिंहपुर के बैंक में गाते हैं। ठीक है, बैंक में गा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। दामोदर वर्मा खंडेराव के नरसिंहपुर के बैंक में गाते हैं। ठीक है, अब यहां ट्रिक के बाद में आप कैसे याद रख सकते हो, यहां लिखा है दामोदर, तो दामोदर शब्द से बनेगा यहां दामोदरन समिति। तो ये बैंकिंग सुधार संबंधित हो गई, ऑप्शन में आ जाए तो दामोदरन समिति। फिर यहाँ लिखा है वर्मा, तो वर्मा समिति, ये बैंकिंग सुधार से संबंधित हो गई। फिर यहाँ लिखा है खंडेराव। ठीक है स्टूडेंट्स, जो खंडेराव शब्द लिखा है, खंडेराव शब्द से बनेगा यहाँ खंडेलवाल। क्या बनेगा? खंडेलवाल। और फिर यहाँ लिखा है नरसिंहपुर, नरसिंहपुर से बनेगा नरसिम्हन समिति। ठीक, और फिर यहाँ लिखा है गाते हैं, गाते हैं से बनेगा गायपुरिया समिति। और फिर यहाँ लिखा है बैंक। तो आप समझ जाओगे कि ये जो 5 समितियां हैं, दामोदरन, वर्मा समिति, खंडेलवाल, नरसिम्हन समिति और गायपुरिया समिति, ये 5 की 5 समितियां जो हैं ये बैंकिंग सुधार से संबंधित हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 5 हो गए बैंकिंग सुधार संबंधित। आगे यहाँ हमने बेरोजगारी के अनुमान लगाने के लिए या बेरोजगारी की जांच करने के लिए जिन समितियों का गठन किया गया उनको भी हम ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं। और बेरोजगारी की ट्रिक क्या है, यहाँ लिखा है अर्जुन तेंदुलकर रंगी लकड़ियां राजा को बेचेंगे। मान के चलो अर्जुन तेंदुलकर जो है वो रंगी लकड़ियां राजा को बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? मान लो आप कि अर्जुन तेंदुलकर, चूंकि वो तो ऐसे नहीं है, मान लो आप कि अर्जुन तेंदुलकर गरीब हैं, बेरोजगार हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? अर्जुन तेंदुलकर गरीब है, बेरोजगार हैं, तो आप कहोगे कि भाई यदि वो बेरोजगार हैं अर्जुन तेंदुलकर, तो अर्जुन तेंदुलकर रंगी लकड़ियां राजा को बेचकर रोजगार प्राप्त करेंगे। ऐसे आपको याद कर लेना है। तो यहाँ जो अर्जुन शब्द लिखा है, इस अर्जुन से बनेगा अर्जुन सेन गुप्ता समिति, ये बेरोजगारी से रिलेटिव है। फिर यहाँ लिखा है रंगी शब्द लिखा है, रंगी या रंगीन लकड़ियां, तो यहां से बनेगा रंग से बनेगा रंगराजन समिति। ठीक है, और यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? लकड़ियां, तो लकड़ियां से बनेगा यहाँ लकड़ा वाला समिति। क्या बनेगा? लकड़ा वाला समिति। ठीक है, राजा शब्द को हटा देना, वो आगे हम आपको बताएंगे, वो गरीबी से संबंधित ही थोड़ा सा अंतर है। यहां से आपको कम, ये 3 तो बनने वाली हो गई। कौन कौन सी? अर्जुन सेन गुप्ता समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति और लकड़ा वाला समिति। कितनी हो गई? 4 समितियां हो गई। हाँ, इस राजा से रंगराजन आप कह सकते हो। तो अर्जुन सेन गुप्ता समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन और लकड़ा वाला समिति, ये समितियां किससे रिलेटेड हो गई स्टूडेंट्स? ये हो गई आपके बेरोजगारी की जांच की समितियां हो गई। अब हम चलते हैं ऐसी समितियों की ट्रिक यहाँ पर हमने लिख रखी है जो रेल सुरक्षा
के लिए गठित की गई, मतलब जिनने कहीं ना कहीं रेलों से सुरक्षा संबंधी विचार प्रस्तुत किए। तो उसकी ट्रिक क्या है? उसकी ट्रिक है शाबाश खन्ना, करी की सुरक्षा जरूरी है। क्या कहोगे? शाबाश खन्ना, करी की सुरक्षा जरूरी है। और करी कहाँ रखी है? करी मतलब कड़ी, खाने वाली चीज। वो मैस में रखी है, रेल की किसी डिब्बे में, उसी की कैंटीन में रखी है, रेल के डिब्बे में। तो क्या कह रहे हो? शाबाश खन्ना, या करी आप खाओगे तो यहाँ खन्ना शब्द याद आ जाएगा। शाबाश खन्ना, करी की सुरक्षा जरूरी है। तो यहाँ से 5 समिति आने वाली हैं जो रेल की सुरक्षा के लिए जिनका गठन किया गया था। प्रश्न यहाँ से कैसे आती? ऐसे ही आते हैं कि निम्न में से कौन सी समिति रेल सुरक्षा से संबंधित है या रेल सुरक्षा के लिए गठित की गई थी। तो यहां से आप समझो, सबसे पहले तो यहाँ लिखा है सा से बनेगा यहाँ शाहनवाज समिति। पहले पहले लेटर लिए हमने अल्फाबेट। सा से बनेगा शाहनवाज समिति, यहाँ बा से बनेगा बांचू समिति, यहाँ खन्ना साफ साफ लिखा तो इससे बनेगा खन्ना समिति, और यहाँ लिखा है करी तो करी से बनेगा सीकरी समिति। ठीक है। और जरूरी है, रूरी है, तो ये जरूर से बनेगा कुंजरू समिति। जरूर, कुंजरू समिति। तो स्टूडेंट्स ये जो 5 समितियां हो गई, शाहनवाज समिति, बाचू समिति, खन्ना समिति, सीकरी समिति और कुंजरू समिति, ये 5 समितियां जो है वो रेल की सुरक्षा से रिलेटेड है। आगे हम देखते हैं, यहाँ फिर ट्रिक नहीं लिखी है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ लिखा है सरकारी आयोग। अब कुछ आयोगों के बारे में बीच बीच में हम आपको बताते जाएंगे। सरकारी आयोग का जो संबंध था, ये केंद्र और राज्य संबंध के बारे में गठित किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी केंद्र राज्य संबंध के बारे में। वैसे भी इसको कैसे आप याद कर सकते हो ट्रिक से, यहाँ खुद लिखा है सरकारिया, आपको बिल्कुल अलग से याद नहीं करना। वो सरकारें भारत में कहाँ कहाँ होती हैं? संघीय शासन प्रणाली है भारत में, सरकारें कहाँ कहाँ होती हैं? सरकारें केंद्र में भी होती हैं, दिल्ली वाली सरकार, और राज्यों में भी होती है, स्टेट वाली सरकार। तो यदि सरकारीय समिति आपको लिखा आता है तो आप समझ जाओगे कि सरकारीय समिति केंद्र और राज्य सरकारों से संबंधित है, मतलब केंद्र राज्य संबंध के बारे में जानकारी देने के लिए सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखा है? दबे समिति। क्या लिखा है? दबे समिति। और दबे समिति जो है असंगठित क्षेत्रों के लिए पेंशन, जो असंगठित क्षेत्र हैं, मतलब जो सरकारी नहीं है या जिनके कोई संगठन नहीं है, ऐसे लोग जो रोजगार कर रहे हैं, उनके लिए पेंशन की क्या व्यवस्था करी जाए। तो इसके लिए किस समिति का गठन किया गया था? दबे समिति का गठन किया गया था। और वैसे भी आप कैसे इसको याद रख सकते हो भाई, जो असंगठित क्षेत्र के जो कार्यकर्ता होते हैं, जिनके कोई संगठन नहीं है, जिनके कोई ग्रुप या समूह नहीं है, जिनके दबाव समूह नहीं है, जो राजनीति नहीं कर सकते, ऐसे लोग आ जाते हैं असंगठित क्षेत्रों में। और जनरली जो असंगठित क्षेत्रों के लोग होते हैं वो दबे होते हैं, किसी न किसी से या किसी न किसी बोझ से या किसी न किसी व्यक्ति के वो दबे होते हैं, इसलिए वो अपने आप नहीं उठा पाते अपनी बात को। ऐसे आप याद रख सकते हो, असंगठित क्षेत्रों के लिए पेंशन की सुविधा देने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? दबे समिति का। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है गोस्वामी समिति और तिवारी समिति। क्या लिखा है? गोस्वामी समिति और तिवारी समिति। तो गोस्वामी समिति और तिवारी समिति का संबंध था औद्योगिक रुग्णता। इसका मतलब ये है कि औद्योगिक रुग्णता क्यों फैल रही है, उद्योग बंद क्यों होते जा रहे हैं, उद्योग घाटे में क्यों चल रहे हैं सरकारी उद्योग, इसकी जांच करने के लिए कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया था? गोस्वामी समिति और तिवारी समिति। अब आप इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखोगे? एक चीज तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि यहाँ लिखा है स्वामी। भाई जो पूंजीपति होते हैं, जो उद्योग स्वामी होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वही तो उद्योग स्वामी कहलाते हैं। ऐसे आप याद रख लेना कि गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता, ठीक है, से संबंधित है। और फिर यहाँ क्या लिखा है? रुग्णता। यहाँ लिखा है रुग्णता और यहाँ लिखा है बारी। क्या लिखा है? यहाँ लिखा है रुग्णता और यहाँ लिखा है बारी। तो देखो एक ना एक दिन बारी सबकी आएगी, सबको रोग लगेंगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपकी बारी आएगी और आपको रोग लगते जाएंगे। तो यहाँ समझना तिवारी मतलब बारी आपकी आएगी और आपको रोग घेरते जाएंगे। और रुग्णता कौन सी है? औद्योगिक रुग्णता पर हमें पढ़ना और किसी की रुग्णता यहाँ समितियों में नहीं पढ़ना हमें। ठीक है, तो समझ गए, गोस्वामी समिति और तिवारी समिति औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। इसके बाद में यहाँ लिखा है भूरेलाल समिति। भूरेलाल समिति जो है ये मोटर वाहन के करों से संबंधित है। भूरेलाल समिति मोटर वाहन के करों से संबंधित है। आप कैसे इसको याद रखोगे कि ये मोटर वाहन के करों से संबंधित है? ऐसे ही आप याद रखना कि भूरे नाम के कोई व्यक्ति है, भूरे नाम के कोई व्यक्ति है, अब वो गए मोटर वाहन लेने, और जब मोटर वाहन लेने गए और जब उन पर टैक्स लगा, टोल टैक्स लगा, रोड टैक्स लगा, बीमा का टैक्स लगा, पर्यावरण प्रदूषण का बहुत सारे टैक्स लगे, तो भैया भूरे जो थे वो वाहन लेने के लिए गए और वे लाल पड़ने लगे।
गुस्सा आने लगा उनको, बहुत ज्यादा टैक्स लगा। तो ऐसे याद रख लेना कि भूरे कोई भी वाहन या कार वगैरह लेने गए और जब उन पर टैक्स लगा तो वे भैया लाल पीले पड़ने लगे, गुस्सा आने लगा। तो भूरे लाल समिति मोटर वाहन करों से संबंधित है। फिर हम चलते हैं, यहाँ लिखा है पीके सिन्हा समिति। क्या लिखा है? पीके सिन्हा समिति। पीके सिन्हा समिति जो थी वो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें इसने लागू की। मतलब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए कि जो सिफारिशें लागू की हैं 7वें वेतन आयोग ने, वो कहां तक उचित है और कहां तक अनुचित है। तो कौन सी समिति का गठन किया गया? पीके सिन्हा समिति। कैसे आप याद रखोगे? सिन्हा, ठीक है। एक तो यहां खुद सा शब्द लिखा है और 7वें में भी सा शब्द लिखा है, इसको याद रख लेना, ठीक। या आपने पीके फिल्म वगैरह देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा पीके फिल्म में वो पैसा ऐसा का कोई उपयोग नहीं करना जानता, वेतन वगैरह का, ऐसे आप याद रख सकते हो। पीके सिन्हा समिति 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें की जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था, ठीक है। या फिर ऐसे रखना कि पी से समझना प्याज, तो प्याज के रेट देखो आज 7वें आसमान पे जा रहा है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। जो भी है आप लॉजिक खुद लगा लेना यहाँ। फिर यहाँ लिखा है वेणुगोपाल समिति। वेणुगोपाल समिति का संबंध था सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जांच करने के लिए। जो कोटा वगैरह बंटते हैं, गरीबों को जो राशन बंटता है, इसकी जांच करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? वेणुगोपाल समिति की। इसको कैसे आप याद रखोगे? देखो सरकार क्या कर रही है, सरकार गरीबों को पाल रही है। यहाँ खुद लिखा है पालना, पाल 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 मतलब गरीब कैसे पल रहे हैं? उसी खाद्यान्न से तो पल रहे हैं जो बफर स्टॉक में सरकार जमा करवाती है और सहकारी समितियों के माध्यम से, कोटा के माध्यम से गरीबों को कम दामों पर जो गेहूं है या चावल है इसका वितरण करवाती है। उसी को तो हम कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सरकार गरीबों को क्या करती है? पालती है। तो वेणुगोपाल समिति इससे संबंधित हो गई, आपको याद हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा है जोशी समिति। नीचे नीचे क्या लिखा है यहाँ? जोशी समिति, ठीक है स्टूडेंट्स। जो जोशी समिति है इसका संबंध था दूरसंचार के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों का प्रवेश। मतलब दूरसंचार के क्षेत्र जो स्पेक्ट्रम बिकते हैं, जैसे पहले अपने यहाँ VSNL वगैरह थी, बाद में एयरटेल, आइडिया, और ये निजी क्षेत्रों का प्रवेश हो गया। तो इनका कितने % इनको शामिल किया जाए दूरसंचार के क्षेत्र में, किस रेट पर इन्हें शामिल किया जाए, किन शर्तों पर शामिल किया जाए, तो इसके लिए कौन सी समिति का गठन हुआ था? इसके लिए गठन हुआ था जोशी समिति। वैसे अपन जब जोश वगैरह में आ जाते हैं तो दूरसंचार का उपयोग करते हैं, किसी को फोन लगा देते हैं, जोश में आ गए, गुस्सा आ गए तो दूरसंचार का उपयोग कर लिया, किसी को फोन लगा दिया गुस्से में आके, जोश में आके। तो ऐसे याद रख लेना, फोन वगैरह लगाना है दूरसंचार, रेडियो सिग्नल, टेलीविजन मतलब स्पेक्ट्रम बिकते हैं मोबाइल के या टेलीविजन के, सबके रेडियो के स्पेक्ट्रम बिकते हैं, ठीक है, दूरसंचार मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार। तो जोशी समिति दूरसंचार में निजी क्षेत्रों के प्रवेश के लिए। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ लिखा है बलवंत राय मेहता समिति। तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए, बलवंत राय मेहता समिति ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति ये इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, लागू भी कर मान भी लिया गया। और फिर यहाँ लिखा है अशोक मेहता। दोनों मेहता पंचायती राज से, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता समिति। बस अंतर यह है कि अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को माना नहीं गया था, इसने द्विस्तरीय सिफारिशों को दिया था और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय सिफारिशों को दिया था। कुल मिलाकर ये नहीं पूछा जाएगा, ये तो जिसमें पंचायती राज आता है अलग से, पटवारी भर्ती वगैरह, उसमें ये पूछे जाते हैं। आप तो इतना याद रखो कि बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता समिति ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। वैसे ही आप याद रखो, देखो एक तो यहाँ राय लिखा है, राय का आपको बनाना है तो किसी गांव से मठा लाना पड़ेगा, गांव मतलब पंचायत से। तो एक तो राय शब्द यदि लिखा है तो आप समझ जाओगे, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है अशोक मेहता, ठीक है, शोक वगैरह हुआ है तो गांव से ही सामान कुछ लाना पड़ेगा, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। आगे हम चलते हैं, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है स्वामीनाथन समिति। और स्वामीनाथन समिति का संबंध था जनसंख्या नीति। स्वामीनाथन समिति का संबंध था किससे? जनसंख्या नीति, ठीक है। कैसे आप याद रखोगे कि यहाँ लिखा है जनसंख्या, और महिलाएं वैसे कहती हे नाथ, मतलब हे प्रभु अब जनसंख्या ज्यादा ना बढ़ाओ, हे स्वामी अब जनसंख्या ज्यादा ना बढ़ाओ, ऐसे आप इसको याद कर लेना, ठीक है। स्वामीनाथन समिति, जनसंख्या नीति। फिर यहाँ क्या लिखा है? महालनोबिस समिति, ये सब अर्थशास्त्री है। महालनोबिस समिति, महालनोबिस जो समिति थी स्टूडेंट्स, ये राष्ट्रीय आय की अनुमान लगाने के लिए इसका गठन किया गया था,
ठीक है, तो कैसे आप याद रखोगे कि यहाँ तो 20 शब्द लिखा है, इसी में लिखा 20 और यहाँ लिखा है आय। ठीक है, तो अब हो सकता है भाई कि किसी व्यक्ति की आय 20 लाख 20 करोड़ों रुपया हो, ऐसे वहां 20 लिखा है वहां आय लिखा है, तो ये 20 जो है ये अंक है, डिजिट है, चूंकि ये आय को दर्शा सकता है, ऐसे आप याद रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है चलैया समिति। चलैया, चलता कौन है? कार चलती है बस, तो चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। कार चलेगी, चलती है, चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है सच्चर समिति। सच्चर समिति का गठन किया गया था मुसलमानों की या मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जांच करने के लिए। इसने अपनी सिफारिशें और जांच रिपोर्ट सौंपी थी। किसने? सच्चर समिति। इसको कैसे आप याद रखना? वैसे ही मुसलमान लोग ज्यादा कुछ सच्चे होते हैं, ऐसे करके भी आप इसको याद रख सकते हो, मुसलमान लोग सच्चे होते हैं। ठीक है, कर लेना, तो सच्चर समिति आपको याद हो जाएगी। इसके बाद हम आगे आते हैं भंडारी समिति। भंडारी समिति ये बैंकों से संबंधित जितनी थी हमने वहां से अलग लिख दी थी, खंडेराव के वर्मा जी, ऐसे करके ट्रैक। पर ये जो भंडारी समिति है ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सुधार से संबंधित है। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं इनसे सुधार से संबंधित है। अब आप कैसे याद रखोगे कि वैसे ही जो सरकारें होती हैं ये क्षेत्र विशेष में अपने भंडार करवाती हैं, नहीं करवाती, भंडार स्टॉक वगैरह रखती हैं, बफर स्टॉक। तो ऐसे आप याद रखना, भंडारी समिति जो है ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित है। ठीक, या लोग अपने भंडार कहाँ रखते हैं? अपने क्षेत्र में तो रखते हैं, कहीं बाहर थोड़ी ले जाएंगे, ऐसे याद कर लेना। फिर यहाँ क्या लिखा है? अजीत कुमार समिति। सेना के वेतन विसंगतियों में सुधार करने के लिए इसका गठन किया गया था। अजीत कुमार समिति का सेना के वेतन विसंगतियों का अध्ययन करने के लिए इसका गठन किया गया था। अब देखो यहाँ अजीत लिखा है, तो इस जीत को पकड़ लो भाई। यदि आपके देश की सेना, जीतता कौन है? अपन ने कहा कि भारत पाकिस्तान से जीत गया, तो जीतता कौन है? सेना ही जीतती है ना, तभी तो देश जीतता है। तो आप याद रखना, कभी आपको जीत शब्द मिल जाए तो सेना से जोड़ देना। तो अजीत कुमार समिति सेना के वेतन विसंगतियों की जांच करने से संबंधित है। फिर यहाँ चलते हैं हम मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से संबंधित है। छात्रों, इसमें बीमा में खुद ही लिखा है, बी से बनेगा बीमा और इस माँ से बनेगा मल्होत्रा समिति। यही माँ में आप पेन चलाते जाएं, कॉपी वगैरह रख लें, क्योंकि यहां से प्रश्न आता ही है। और यदि आपने 15 मिनट देख लिया है तो लाइक कर दें। आगे देखते हैं, यहां लिखा है जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति जो है ये प्रतिभूति घोटाला, एक बंबई मतलब ये स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं उनसे घोटाले से संबंधित होते हैं। प्रतिभूति बोर्ड जो होता है ये उनके घोटालों, स्टॉक एक्सचेंज के लिए बनाया जाता है, लेकिन उसमें जो घोटाला हुआ था वो प्रतिभूति घोटाला के नाम से जाना जाता है। इस घोटाले की जांच करने के लिए जानकी रमन समिति का गठन किया गया था। अब आप कैसे याद रखोगे? तो यहाँ तो लिखा है भूति। भूति मतलब भूत। अब आप समझ जाओ, किसी को यदि भूत लगे हैं तो आप जानकी रमन मंदिर में ले जाओगे, तभी भूत उतरेंगे। ठीक है, याद कर लेना, जानकी रमन मंदिर में ले जाओगे किसी व्यक्ति को, तब उसके भूत उतर जाएंगे, क्योंकि वो भगवान का दरवाजा है। तो ऐसे जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला की जांच करने के लिए। आगे हम चलते हैं तो रंगराजन समिति। ठीक है, रंगराजन यहाँ भी था, पर आप उससे घबराना नहीं, दोनों जगह है। ठीक है, रंगराजन समिति ये रिटायर्ड आरबीआई गवर्नर रहे। तो रंगराजन जो समिति है ये भुगतान संतुलन से संबंधित है। भुगतान संतुलन, देखो एक तो यदि आपको ये पता होगा कि सी रंगराजन जो रहे ये आरबीआई के गवर्नर रहे, मतलब कहीं ना कहीं इनका जो संबंध होगा ये मुद्रा से होगा, ये रुपयों पैसों से होगा, ये धन से होगा। तो इसीलिए रंगराजन समिति का संबंध किससे है? भुगतान संतुलन से। किससे? भुगतान संतुलन से। और ये भुगतान संतुलन क्या कहलाता है कि दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है, जो वस्तुओं का लेन देन होता है, जो अलग अलग मुद्राओं में होता है, तो भुगतान संतुलन का मतलब होता है कि एक देश की जो व्यापारी हैं वो दूसरे देश को पूरा का पूरा पैसा चुका दें, या दूसरा देश पहले देश के व्यापारियों को पूरा का पूरा पैसा चुका दें। ये कुल मिला के क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन। या फिर ऐसे, हाँ ये तो भुगतान संतुलन कहलाता ही है। या फिर इसको ऐसे याद रख सकते हो कि किसी पे आपने रंग डाल दिया, किसी ने आप पे रंग डाल दिया, तो आपने अच्छा खींच के उसको तान दिया। किसी ने आप पर रंग डाल दिया तो आपने अच्छा एक तान दिया और कह रहे अब भुगतो। ऐसे रंगराजन समिति भुगतान संतुलन संबंध। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है अर्जुन सेन गुप्ता। क्या लिखा है? अर्जुन सेन गुप्ता समिति। ये शिक्षित बेरोजगारी के अनुमान लगाने के लिए इसका गठन किया गया था कि कितने लोग जो है वो शिक्षित बेरोजगार हैं। अर्जुन सेन गुप्ता
कैसे आप याद रखोगे? अर्जुन सेनगुप्ता समिति का संबंध शिक्षित बेरोजगारी की अनुमान लगाने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। कैसे? एक तो यहाँ क्या लिखा है, एक तो सेन लिखा है भाई, कुछ सेन तो सैलून खोल लेते हैं लेकिन कुछ सेन बेरोजगार रह जाते, यहाँ से जोड़ देना। ठीक है, और जो अर्जुन थे ये तो शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, महाभारत पता हुआ। इसके बाद यहाँ कुछ नई समितियां लिखी और स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न वर्तमान में आ रहे हैं। यहाँ लिखा है रतन पी बटाल समिति। क्या लिखा है? रतन पी बटाल समिति। रतन पी बटाल समिति जो है इसका संबंध है डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। डिजिटल मतलब कैशलेस, एक प्रकार से डिजिटल मतलब मोबाइल का उपयोग करके, लैपटॉप का या कंप्यूटर का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के जो एप्स चल रहे हैं इनके माध्यम से आपको लेन देन करना है। इससे संबंधित थी कौन सी समिति? रतन पी बटाल। कैसे आप याद रखोगे? बटाल। भाई कोई व्यक्ति आप ऐसे करना कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि अरे यार ये आपने बाटल ली, इसके पैसा दो, तो पैसा नहीं दे रहा, वो उसको क्या कर रहा है? टाल रहा है। दोस्तों आगे देखते हैं, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, यहां लिखा है टाल वटाल और यहां भी लिखा है टाल डिजिटल, वटाल डिजिटल, तो समझ गए? रतन पी बटाल डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए गठित समिति थी। इसके बाद क्या लिखा है? दांत वाला। दांत वाला समिति बेरोजगारी के अनुमान लगाने के लिए गठित की गई थी। दांत वाला समिति भाई अब आप खुद समझो, यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो क्या करेगा? दांत ही बताएगा और क्या करेगा। तो दांत वाला समिति बेरोजगारी के अनुमान लगाने से संबंधित है। फिर यहाँ क्या लिखा? महाजन समिति। महाजन समिति का गठन किया गया था चीनी उद्योगों से की जानकारी लेने के लिए, मतलब चीनी उद्योगों में सुधार के लिए महाजन समिति का गठन किया गया था। अब आप कैसे याद रखोगे? देखो जो महाजन या साहूकार होते हैं वही तो चीनी वगैरह को खरीद के जाम कर देते, तो जमाखोरी बढ़ती, रेट बढ़ जाते। जब रेट बढ़ जाते तो बेचने लगते हैं कौन? महाजन और साहूकार। तो जब चीनी आती है बिकने के लिए तो इकट्ठी करके, या फिर ऐसे याद रखना कि महाजन और साहूकारों की दुकानों से हम क्या खरीदते हैं? चीनी खरीदते हैं। तो आपको ये याद हो जाने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। फिर यहाँ लिखा है डॉक्टर कीर्ति एस पारेख। डॉक्टर कीर्ति एस पारेख समिति का गठन किया गया था पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों का आकलन करने के लिए। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों का आकलन करने के लिए पारेख समिति का गठन किया गया था। वैसे ही देखो, जब अपन पेट्रोल खरीदते हैं, किसी पंप पे अपन गए और अपन ने डीजल खरीदा, तो यदि वो कुछ डीजल रह जाता है या ऊपर आ जाता है तो हम उसे सूंघते हैं और हम देखते हैं, हम उसकी परख करते हैं। परख हम ये करते हैं, उसकी परख क्या करते हैं कि भाई इसमें मिट्टी तेल वगैरह की मिलावट तो नहीं की गई है, तो हम परखते हैं पेट्रोलियम को। या हम परखते हैं कि इस पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल डलवाया है तो मोटरसाइकिल कितने किलोमीटर चल जाएगी, इस पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल डलवाया तो मोटरसाइकिल कितनी चल जाएगी। मतलब डॉक्टर कीर्ति एस पारेख समिति पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य से संबंधित है। फिर यहाँ हमने एक ट्रिक लिखी है, अरे बाप कर तो देना पड़ेगा। अरे बाप कर तो देना पड़ेगा, याद हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अरे बाप कर तो देना पड़ेगा। आ से बनेगा अप्रत्यक्ष कर और रे से बनेगा रेखी समिति। अप्रत्यक्ष करों के भुगतान से संबंधित है रेखी समिति। स्टूडेंट्स ये कई प्रकार के कर होते हैं, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसे करों को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं जो लगाए किसी और पर जाते हैं जबकि चुकाना किसी और को पड़ते हैं। अंतिम रूप से उन करों का वहन किसी और को करना पड़ता है, कभी हम बताएंगे आपको, और ठीक है। और प्रत्यक्ष कर ऐसे करों को कहते हैं जो जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं वही इनको चुकाता है, वो प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। जैसे आय कर, वो मनोरंजन कर वगैरह, वो अप्रत्यक्ष कर। खैर अभी वो विषय नहीं है अपना। तो यहाँ क्या लिखा है? अरे अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है रेखीय समिति। और फिर यहाँ क्या लिखा है? बाप लिखा है, तो बाप से बनेगा, यहां देखो हम लिख दे रहे बाचू समिति। बाचू समिति का संबंध किससे है? पा से बनेगा प्रत्यक्ष कर। समझ गए? तो अरे बाप अप्रत्यक्ष कर रेखी समिति और बाचू समिति प्रत्यक्ष कर तो देना पड़ेगा, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा है हजारी समिति। हजारी समिति का संबंध था औद्योगिक नीति से। किससे था? औद्योगिक नीति से। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रख लेना कि हजारों लोग उद्योगों में काम करते हैं, तो हजारी समिति औद्योगिक नीति संबंधित हो गई। ठीक है। फिर यहाँ लिखा है दत्त समिति। क्या लिखा है? यहाँ लिखा है दत्त समिति। दत्त समिति का संबंध था औद्योगिक लाइसेंस। दत्त समिति का संबंध किससे था? औद्योगिक लाइसेंस से। तो अपन कहते हैं कि यार अभी सरकार ने लाइसेंस प्रदत्त नहीं किया,
अभी सरकार ने लाइसेंस प्रदत्त नहीं किया। या हम कहते हैं कि लाइसेंस प्रदत्त कौन करेगा, तो ऐसे याद रखना, लाइसेंस प्रदत्त होता है, सरकार लाइसेंस प्रदत्त करती है, तो हम कहेंगे दत्त समिति का संबंध औद्योगिक लाइसेंस से है। ठीक है, फिर यहां लिखा है बहुत इंपोर्टेंट स्टूडेंट, देखो नीचे दिख रहा कि नहीं, यहां लिखा है विवेक देवराय समिति। नीचे लिखा है, क्या लिखा है, विवेक देवराय समिति, विवेक देवराय। तो ऐसा याद रखना कि भाई विवेक तुम देवराय की क्या रेल बजट को आम बजट में ही मिला देना चाहिए, अलग से रेल बजट प्रस्तुत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी ऐसा ही होने लगा, पहले रेल बजट अलग से प्रस्तुत होता था, अब आम बजट के साथ में रेल बजट प्रस्तुत हो जाता, होता है कि नहीं ऐसा, पहले ऐसा नहीं होता था, अब आम बजट के साथ ही रेल बजट प्रस्तुत होता है, पहले रेल बजट अलग से प्रस्तुत होता था, आम बजट अलग से प्रस्तुत होता था। तो क्या है कि सरकार राय मांग रही है, ऐसे याद, सरकार ने किसी से राय मांगी होगी, तो सरकार कह रही है विवेक देवराय के रेल बजट को क्या आम बजट के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा ही आप याद रख लेना कि विवेक देवराय समिति का संबंध है, रेल बजट को अब अलग से प्रस्तुत नहीं किया जाता, उसे आम बजट के साथ में प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो विवेक देवराय समिति का इससे संबंध है। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा है नंजुनदप्पा, नंजुनदप्पा नहीं है, ये है दोस्तों नंजुनदप्पा, नंजुनदप्पा समिति। तो नंजुनदप्पा समिति का संबंध है रेलवे किराया भाड़ा से, रेलवे किराया भाड़ा से संबंधित है। कौन सी समिति, नंजुनदप्पा समिति, नंजुनदप्पा समिति रेलवे किराया भाड़ा से संबंधित है। आप कैसे याद रखोगे, हम तो ऐसे याद रखे, यहां लिखा है दप्पा और तुम यहां लिख लो डब्बा, तो ये डब्बा कहाँ होते हैं, डब्बा स्टूडेंट्स ये रेलवे में होते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको याद हो जाएगा नंजुनदप्पा समिति रेलवे किराया भाड़ा से संबंधित है, क्योंकि ये डब्बा कहाँ होते हैं, रेलवे में होते हैं। ठीक है, रेलों में होते हैं। फिर यहाँ लिखा है ज्ञान प्रकाश समिति, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध था चीनी घोटालों की जांच करने के लिए, चीनी घोटालों की जांच करने के लिए कौन सी समिति का गठन हुआ, ज्ञान प्रकाश समिति का गठन हुआ, चीनी घोटालों की जांच करने के लिए। ठीक, कैसे आप याद रखोगे, वैसे ही जो चीनी लोग होते हैं, जो चीनी लोग होते हैं वो ज्यादा ज्ञानी होते हैं, वास्तव में ये बात सत्य होते हैं, चीनी ज्ञानी भारतीयों से ज्यादा तो नहीं पर होते हैं, चीनी लोग ज्यादा ज्ञानी होते हैं, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, या जो लोग ज्यादा चीनी खाते हैं उनको ज्ञान हो जाता है, बाद में शुगर हो जाती है, ज्यादा चीनी खाने से ज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला। फिर यहाँ लिखा है थॉमस समिति का संबंध पुलिस सुधार से था। ठीक है, यहाँ लिखा है थॉमस और यहाँ लिखा है पुलिस, साथ साथ दोनों की लास्ट में है, तो थॉमस समिति का संबंध पुलिस सुधार से। ठीक है, या फिर देखो पुलिस जब किसी को पकड़ती है तो अच्छे ही से थामती है, हथकड़ी डाल लेती है, फिर भाग नहीं सकते, पुलिस ने थाम लिया माने भाग नहीं सकते, थॉमस समिति पुलिस सुधार से संबंधित हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर यहाँ लिखा है मुख्यमंत्रियों की समिति, मुख्यमंत्रियों की समिति जो थी स्टूडेंट्स, ये चुंगी कर से संबंधित थी, चुंगी मतलब जो बैरियर होते हैं, बैरियर लगे होते हैं, उनसे संबंधित थी मुख्यमंत्रियों की समिति। मतलब अब क्या होता है, ऐसे आप खुद दिमाग लगाओ कि एक राज्य से वाहन दूसरे राज्यों में जाते हैं, वो तो जाते हैं, सामान लाते हैं, ले जाते हैं, यात्री एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहनों का आना जाना होता है, तो वहां बैरियरों पर टोल टैक्स जो लगता है, वहां बैरियरों पर या टोल टैक्स पर कितना राशि, कितना क्या सब देना होगा, तो ये मुख्यमंत्री तय करेंगे, क्योंकि वो राज्यों की सीमाओं में प्रवेश करते और राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्रियों की समिति चुंगी कर से संबंधित है। आगे हम देखते हैं, यहाँ है फिर वाई रेड्डी समिति। देखो वाई रेड्डी आपको पता होगा, वाई रेड्डी ये खुद गवर्नर रहे हैं, रिटायर्ड गवर्नर हैं आरबीआई के। तो वाई रेड्डी तो मतलब ये कुछ मुद्रा या टैक्स से रिलेट हुए होंगे। तो वाई रेड्डी समिति जो थी, इसका गठन किया गया था आयकर में छूट की समीक्षा, की आयकर में किसको कितनी छूट दी जाए, इसकी समीक्षा करने के लिए वाई रेड्डी समिति का गठन किया गया था। ठीक है, वैसा ही अपन को यदि आयकर या इनकम टैक्स देना होता है तो अपन रेडी नहीं होते, बहुत देर में रेडी होते हैं आयकर देने के लिए, आयकर देने के लिए, इनकम टैक्स देने के लिए, आयकर देने के लिए देर में रेडी होते हैं व्यक्ति। ठीक है, तो वाई रेड्डी समिति आयकर छूटों की समीक्षा। फिर यहाँ लिखा है अमिताभ कांत समिति, योजना आयोग के उपाध्यक्ष है अमिताभ कांत समिति। अमिताभ कांत समिति का संबंध है दोस्तों अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने के लिए गठित की गई थी, अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने के लिए
अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। अमिताभ कांत समिति का गठन किया गया था अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने के लिए। अब आप इसको कैसे याद करोगे? ऐसा ही हम तो ऐसे ही याद कर रहे हैं कि जो अमिताभ जी हैं अपने जो नायक हैं वो वैसा ही कैशलेस, कोरोना की तो वो ऐड करते ही हैं कि कोरोना से ऐसे रहे वैसे रहे, तो वो कैशलेस की ऐड भी कर सकते हैं कि भाई ज्यादा पैसा रुपया लेकर ना घूमो, कैशलेस बनने की कोशिश करो, ऐसे अमिताभ ऐड कर सकते हैं। तो अमिताभ कांत समिति अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने के लिए गठित की गई थी। ठीक है, या फिर यहां लिखा है मित व्ययी, इस मित शब्द को पकड़ो। ठीक है, हो जाएगा यार अमिताभ कांत। फिर यहां लिखा है चतुर्वेदी समिति। चतुर्वेदी समिति का गठन किया गया था तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए। चतुर्वेदी तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए। अब देखो कैसे याद रखोगे, अपन वेदी बनाते हैं जब अपन हवन करते हैं, तो अपन वेदी बनाते हैं, और जब वेदी में आग प्रवाहित नहीं हो रही होती है तो अपन तेल डाल देते हैं, कुछ कपूर वगैरह डाल देते हैं, तेल की जगह अपन घी डाल देते हैं, डालते हैं कि नहीं वेदी में। ऐसे याद रखना, चतुर्वेदी समिति कहीं ना कहीं तेल शब्द आएगा, तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा। फिर यहाँ क्या लिखा है, थोराट समिति चीनी उद्योगों की स्थिति की समीक्षा के वर्तमान में चीनी उद्योग किस स्थिति से गुजर रहा है, कैसे चल रहे हैं। तो वैसे ही अपन कहते जिनको शुगर वगैरह रहती, कहते यार भैया थोड़ी रहती हो चीनी, कैसी रहती हो चीनी, थोड़ी डाली हो, थोड़ी चीनी डाल रहे हैं। थोराट समिति चीनी उद्योग स्थिति। स्टूडेंट्स आप घबराना नहीं, जब भी आपके सामने ऑप्शन में जब 4 ऑप्शन आपको आते हैं, निश्चित रूप से आपको ये चीज मेमोराइज हो जाएगी। जब आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं तो बिल्कुल आप सही ऑप्शन पे बिल्कुल निश्चित रूप से पहुंच जाओगे। विश्वास है हमारा, अनुमान हमने ऐसा किया है, देखा है एग्जाम में कि जब आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं तो ये पूरे ऑप्शन आपके दिमाग में आने लगते हैं। कभी गलत नहीं होगा यदि आप एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हो तो। फिर यहाँ लिखा है रघुराम राजन समिति। देखो रघुराम राजन ये खुद आरबीआई गवर्नर है रिटायर्ड। रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु, भाई धन से संबंधित तो होंगे यदि आरबीआई गवर्नर है रिटायर तो रघुराम राजन भाई उसी की वित्तीय स्थिति सुधरी होती है जिस पर रघुराम या राजा राम की कृपा होती है, जिस पर राजा राम की कृपा होती है उसी की वित्तीय स्थिति सुधरी होती है। तो रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु गठन की गई थी। इसके बाद में आ जाओ राज्य समिति का संबंध था कृषि जोतकर। भाई तुमने कृषि जोतकर इतना सारा पैसा कमाया, क्या राज है? फिर यहां लिखा है खुसरो। अब भाई यदि कृषि शाख से संबंधित है, तुम्हारी कृषि में शाख बहुत अच्छी बनी है, तुम्हें बैंक वगैरह उधार दे रहे हैं, सब कोई तुम्हें उधार दे रहा है, तुम्हारी कृषि पद्धति कृषि तुम्हारे यहाँ ज्यादा है देखते हुए, तो भाई तुम खुश तो रहो ही, खुश रहो, कृषि शाख अच्छी बनी तो खुश रहो। ठीक, ऐसे याद रख सकते हो। ज्ञान प्रकाश हो गया था, इस पे चर्चा, चीनी घोटाले संबंधित है। ठीक है, फिर यहाँ हम चलते हैं शंकरलाल गुरु समिति कृषि विपणन। यदि आप नहीं जानते तो ये शब्द हम आपको बता दे रहे हैं, कृषि विपणन। स्टूडेंट्स कृषि विपणन का मतलब होता है कृषि को बोने बखरने से लेकर कृषि के उत्पादन यदि आपका हो गया है उसको भी बोनी बखरनी से लेकर के उसमें जो उत्पादन हुआ है उस उत्पादन के किसान को अच्छे मूल्य मिल जाए, उचित मूल्य मिल जाए ताकि किसान को नुकसान ना हो। ये पूरा का पूरा संगठन ढांचा, ये पूरी की पूरी व्यवस्था कृषि विपणन कहलाती है। मतलब उपज को अधिक से अधिक मूल्य दिलाना, उचित मूल्य दिलाना किसान को, किसान का अनाज घाटे में ना बिके, ये पूरी व्यवस्थाएं सरकार करती है, इसको कृषि विपणन कहा जाता है। तो कृषि विपणन से संबंधित जो समिति थी उसका नाम था शंकरलाल गुरु समिति। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? भाई कृषि में कोई ना कोई गुरु होता है, और वही बताता है, गुरु सब किसानों के कोई ना कोई गुरु होते हैं, वही बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रेट तुम्हें कब मिलेगा, कहाँ बेचना है, कब बेचना है, कितने मूल्य पर बेचना है। तो कोई ना कोई गुरु कृषि करवाता है और ज्यादा रेट दिलाता है, तो ये विपणन से संबंधित हो गई। इसके बाद में यहाँ लिखा है आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों के सुधार से संबंधित थी। तो वैसे ही जो सैन वगैरह होते हैं, जो सैन होते हैं, ये सैलून खोल लेते हैं, तो अपन उन्हीं के सैलून को लघु उद्योग कहते हैं। इसमें भी अच्छी कमाई होती है।
तो सैनों की सेल उनको हम लघु उद्योग कह सकते हैं। तो आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों से संबंधित है। फिर हम चलते हैं सुब्रमण्यम समिति। सुब्रमण्यम समिति ये शैक्षणिक संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए गठित की गई थी। अब जो डीम्ड विश्वविद्यालय होते हैं इनको हिंदी में मानद विश्वविद्यालय कहते हैं। केंद्र सरकार का जो उच्च शिक्षा विभाग होता है, ये उच्च शिक्षा विभाग कुछ विशेष विश्वविद्यालयों को मानद उपाधि दे देता है, डीम्ड विश्वविद्यालय का एक दर्जा दे देता है। ठीक है, तो सुब्रमण्यम समिति शैक्षणिक संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। कैसे याद रखोगे? सुब्रमण्यम, ठीक है, तो इसको तो आप याद ही कर लेना। यहां 5 शब्द लिखे, शैक्षणिक में 4 शब्द लिखे। यहां या फिर यम शब्द को पकड़ना, यम भाई शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तो लोग ले लेते हैं, लेकिन फिर यमराज जैसे परेशान करते हैं वो फीस वगैरह भरने के लिए। ऐसे करके कोई ट्रिक आप याद कर लेना। ठीक है, सुब्रमण्यम समिति शैक्षणिक संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया था। या फिर यहाँ लिखा है यम और यहाँ लिखा है डीम हटा दो, यहाँ कर दो डेड। जब व्यक्ति कोई डीड या डेड हो जाता है तो यमराज ही लेने के लिए आ जाते हैं। ठीक, ऐसे याद कर लेना। फिर यहाँ लिखा है विजय केलकर समिति, प्राकृतिक गैसों का मूल्य निर्धारण करने के लिए समिति का गठन किया गया था, विजय केलकर समिति। ठीक, अब वैसे विजय केलकर समिति प्राकृतिक गैस के मूल्य से संबंधित थी। ठीक है, कैसे याद रखोगे अपने तरीके से कर लेना। फिर यहाँ लिखा है लिब्राहम आयोग, लिब्राहम या लिब्राहन आयोग एक ही बात है। लिब्राहम आयोग जो था ये बाबरी विध्वंस, जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था उसकी जांच करने के लिए गठित की गई थी। कौन सा आयोग? लिब्राहम आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कई बार पूछा गया है। लिब्राहम आयोग जो था वो बाबरी मस्जिद की विध्वंस की जांच करने के लिए गठित किया गया था। अब आप इसको कैसे याद करोगे? ठीक है, लिब्राहम, तो आपको पता होगा कि जो बाबर था वो अपने साथ लिवा लाया था, तोप। बाबर सबसे पहले देखो, आपको पता है बाबर की तोपें लाया था 1526 में, पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी, यहीं से मुगलों की स्थापना का श्रेय बाबर को जाता है। तो बाबर अपने साथ क्या लिवा लाया था? तोप, लिवा लाया था, लिब्राहम। यहां से याद करना, लिब्राहम आयोग बाबरी विध्वंस जांच करने के लिए गठित किया गया था। या फिर ऐसे याद कर लेना, यहाँ क्या लिखा है? केलकर, केलकर से याद कर लो क्या? केला। और वैसे केलों को पकाने के लिए कौन सी फ्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। यहां से प्रश्न आता ही है, आप तैयार कर लें। धन्यवाद।